हेलो नोबिताज। ये वीडियो है उन सब के लिए जो इस चेहरे से और इस फीलिंग से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। आई हैव बीन देयर, आई वाज नोबिता, बट मे बी आई एम नॉट एनी मोर। सो आर देयर एनी टेक्निक्स, आर देयर एनी मेथड्स, इज देयर अ स्मार्ट वे टू स्टडी दैट कैन मेक स्टडीज इंटरेस्टिंग and also help you achieve the result that you desire? Okay, there are some techniques that are very famous, and you can implement them in whatever exam that you're preparing for. So, I think the first technique that all of us, irrespective of the exam that we are writing, must know is this Pomodoro technique. नाम थोड़ा अजीब सा है, but बहुत इफेक्टिव टेक्निक है. इट सेज दैट यू स्टडी फॉर 25 मिनट्स. ठीक है, 25 मिनट बढ़िया बिंदास पढ़ो, फिर लो एक 5 मिनट का ब्रेक. दैट मीन्स लगातार मत पढ़ते रहो. नाउ व्हाट इज दिस 5 मिनट ब्रेक? क्या करना है भाई इस 5 मिनट के ब्रेक में? प्लीज किसी फोन मत करना, किसी को, घर वाले को, किसी दोस्त को. लाइब्रेरी में हो तो आस पड़ोसियों से बातें मत करने लग जाना. डू नॉट टॉक, डू नॉट टेक एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, डू नॉट स्क्रोल इंस्टाग्राम और फेसबुक, डू नॉट engage in any activity at that moment. So it is basically saying कि ये 5 मिनट आप मेडिटेशन करो. ठीक है, आराम से बाहर जाओ, कुछ हरियाली का व्यू है तो उसको एंजॉय करो, आसमान को देखो, शांति से आंख बंद करके बैठो. बट उस 5 मिनट में उन 25 मिनट की जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली थी उसको दिमाग में सेटल डाउन होने दो. दैट इज व्हाट दीज 5 मिनट्स आर फॉर. प्लीज उसको बिल्कुल भी मिस इंटरप्रेट मत करना कि 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट फोन चलाओ, फिर नेक्स्ट 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट फोन चलाओ. जिस चीज के लिए ब्रेक लिया था, दिमाग को रेस्ट देने के लिए, वो काम ही नहीं आएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज टेक अ फुल डे ब्रेक. ये मेरी मोस्ट फेवरेट सजेशन है. ये मैं सबको देती हूँ, खुद भी बहुत ज्यादा इसको अप्लाई करती हूँ. नो मैटर हाउ मच you studied the whole week, there has to be that one day where you just close all your books, keep them in your bookshelf, and take a full day break. कुछ नहीं करना है उस दिन. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहना है, पढ़ाई नहीं करनी है. टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज. डांस करो, फिजिकली आप वर्कआउट करो, पेंटिंग करो, पोएम लिखो, स्टोरी लिखो, कुछ भी ऐसा करो जिससे कि कुछ निकल रहा है दिमाग से, शरीर से, सम आउटपुट. क्योंकि पूरे हफ्ते आपने इनपुट लिया है. मूवी देखने भी लोग प्रेफर करते हैं जाना. आई पर्सनली डोंट रिकमेंड दैट. समटाइम्स लाइक वंस इन 2 मंथ्स अगर आपको जाना है तो अच्छी बात है. बट मूवी वगैरह देखने से या जिस भी चीज से आपको एक ब्रेक फील होता है, रेस्ट फील होता है, ऐसा आपको एक पूरा दिन निर्धारित करना पड़ेगा. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा हफ्ते भर पढ़ाई करना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है मशीनरी को रोक कर एक दिन पूरा ब्रेक लेना. सो दिस इज पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन. Okay, this is not for fun, this is how you discipline your routine. Next is blurting method. What does it say? ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है. यहाँ एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस, क्योंकि सोचते हैं कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ते ही जाते हैं. बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ टेस्टिंग, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन. तो आप पढ़ो, कीवर्ड्स को याद करो, उसके बाद तुरंत उस बुक को बंद करो, साइड रखो, and now just sit with a blank paper and write it down. Are you able to write anything down from whatever you just studied in the last 25 minutes or the whole day? जो भी आपने टॉपिक कंप्लीट किया है, क्या आप उसमें से कुछ भी लिख पा रहे हैं? दैट इज द टेस्ट हियर. ठीक है. तो देखो, nobody is going to judge you here, you are your own judge. तो आप ही को पढ़ना है कि आपने जो अभी यहाँ लिखा है वर्सेस जो आपने जिस सोर्स से पढ़ा था उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या मिस्टेक्स. ठीक है. बट ये ब्लर्टिंग मेथड इज वेरी इफेक्टिव. थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाने की बात है. In the next technique also, which is pre-test, again you have to move out of your comfort zone, and before you start any new topic or you start any new subject, please attempt a test.
आप MCQs लगाइए, आप मेंस के आंसर्स लिखिए, डू एनीथिंग बट टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। जो भी स्कोर आए, स्कोर्स तो यू हैव टू कीप टू योरसेल्फ, अच्छे आए हैं तब भी, बुरे आए हैं तब भी, बट राइट अ टेस्ट फर्स्ट फॉर श्योर। नेक्स्ट इज स्पेस्ड प्रैक्टिस। हम पढ़ते जाते हैं एंड वी जस्ट कीप ऑन क्लोजिंग द बुक्स दैट वी रेड एंड पुट देम इन द शेल्फ्स। नो, हर 5 दिन बाद आपको उसका, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट किया, रिवीजन करना है। फिर 15 दिन बाद, 15 वीक्स लिखा हुआ है, इट्स 15 डेज एक्चुअली, 15 दिन बाद फिर से एक और बार वो सब्जेक्ट उठाना है और 25 डेज बाद एक और बार उस सब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है। 3 बार, चाहे किताब खोलने के बाद ये लग रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ऑलरेडी एक ही मंथ में 2 बार इसको पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ, still you have to do your spaced practice and revise the subject that you studied. Next is music. This helps the overthinkers the most. So, and you have to find your own music. It can be instrumental music, it can be reprised version of some song, unplugged version of some song, it can be anything. So I think all the dialogues that go on in the background in our minds, the music helps silent it all, and then our focus is left only to study, ठीक है। तो म्यूजिक भी बहुत हेल्पफुल होता है। मस्त गाना बजाओ, ईयरफोन्स लगाओ और फिर बहुत फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। नाउ अभी तक जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, मोस्ट ऑफ दीज वर टारगेटिंग एनी स्टूडेंट हु इज एस्पायरिंग टू राइट एन एग्जाम, ओके। बट अब जो इसके आगे आने वाली है, दिस इज स्पेसिफिकली useful for the law students. तो कलर कोडिंग में, if you are able to see, section 37, section 45 लिखे हुए हैं, these are from contract act। आप कलर्स यूज कीजिए। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन नंबर अगर आपको लिखना है तो आप रेड कलर यूज कर सकते हैं, मैं ऑफलाइन में ग्रीन कलर यूज करती हूँ। कुछ एक कलर थीम्स जो आपको खुद ही अपनी डेवलप करनी है, एंड देन यू, एज सुन एज यू लुक एट दैट कलर, यू नो कि ये सेक्शन नंबर लिखा है, ये ब्लू कलर से एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर से एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। So you know what are your colors. Okay, section 37 para 2 कह रहा है डेटर्स ए और बी हैं, उसमें से एक जिसने उधार लिया था उसकी डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड है पे करने के लिए, उधर क्रेडिटर्स हैं सी और डी। नेक्स्ट सेक्शन 45 कह रहा है कि डेटर्स ए और बी तो जिंदा हैं, पर जिन्होंने पैसे दिए थे, क्रेडिटर्स सी एंड डी, उनमें से डी की डेथ हो जाती है, तो क्या यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कोई राइट्स भी हैं टू रिसीव द मनी? यहाँ पर बेचारों से पे तो करवा दिया 37 में, जबकि उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया था, बट क्या अब वो कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए भी उनके पास कुछ राइट्स हैं? सो यस, सेक्शन 45 सेज अगर कोई क्रेडिटर की डेथ हो गई है तो द रिप्रेजेंटेटिव्स कैन रिसीव द मनी। अब आप येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऐसे कुछ highlighters and colors, warm types of colors use कर सकते हैं। Orange is will also be a good choice, तो इनका greater effect होता है on attention। And as I've written, please see, remember you should use a color for a specific person only। तो आपके जो notes हैं आपको खुद समझ आ जाते हैं कि red color means section numbers, okay? Similarly, for law students specifically, mind mapping is very important. So this helps your direct language. It just makes it very easy for you. अगर आप उसी डायरेक्ट लैंग्वेज को ऐसे माइंड मैप्स बनाकर लिख लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट आई हैव बिकम सो हैबिचुअल ऑफ मेकिंग माइंड मैप्स दैट नो मैटर व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं तब किसी को गाना भी समझा रही हूँ तो उसके भी माइंड मैप्स बनाने लग गई हूँ। So I think this is a very helpful technique. For example, if the magistrate has to summon a person, अब आप घर पर बैठे हैं, आपको तो नहीं पता है कि वहां पर कोर्ट में आपकी जरूरत आ पड़ी है, so the magistrate is going to summon you. Now summons have to be served. वहां मैजिस्ट्रेट ने समन लिख दिया, ये समन मेरे पास तक लाएगा कौन? तो जो भी लेकर आने वाले हैं वो किसको सर्व करेंगे? सो सेक्शन 62 कहता है पर्सन को सर्व कीजिए, जिसको कोर्ट जाना है उसको सर्व कीजिए, तो पर्सनल सर्विस हो गई।
लेकिन सेक्शन 64 कहता है कि व्हाट इफ मानसी इज नॉट देयर, व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू ट्रेस मानसी. So the barrack says, CRPC, that just give it to an adult male member. This is called extended service. फिर अगर घर में कोई adult male member भी नहीं है तो सेक्शन 65 comes into picture and says जो समन कोर्ट ने भेजा है उसका एक डुप्लीकेट बनाइए. उस डुप्लीकेट को मानसी के घर के उस एरिया में अफिक्स कर दीजिए जहां से उसको देखना बहुत आसान हो. इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस. ये सेक्शन 65 में आता है. तो एक समन किसको सर्व किया जाना है, सर्विस ऑफ समन किस किस तरीके से हो सकती है. 62, 64, 65 पर्सनल सर्विस, एक्सटेंडेड सर्विस और सब्स्टिट्यूटेड सर्विस आपके सब एक ही चार्ट में आपके सामने आ गए हैं with different colors क्योंकि अभी हमने कलर कोडिंग टेक्निक पढ़ी है. एंड all the sections, all these three sections in one picture with just no no extra words have been used here. This is the best use of mind maps कि आपको कुछ extra नहीं लिखना होता है. Giving to this person, that person, इतना explain ही नहीं करना है. That you can write in the exams for sure, but this technique is for you to learn. Also you can use this in your exams because the examiners also check a lot of copies and वो भी इतना ज़्यादा paragraphs पढ़ने के mood में नहीं होते हैं. But if you make these mind maps, clarity of your thoughts जो है वो examiner तक पहुंच जाती है and then they give you good marks. Okay, then there is this another example of how you can make mind maps. Almost on every section there can be a mind map. तो 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड करनी है मैजिस्ट्रेट को, तो ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन अलग अलग सेक्शंस में दी गई है और उसकी नॉन कंप्लायंस 463 में. सो उन वहां लिखा नहीं हुआ है, सब हेडिंग नहीं लिखी हुई है ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट. यू योरसेल्फ फाइंड इट आउट एंड देन एक हेडिंग डालकर आपने उन चारों सेक्शन सब सेक्शंस को एक साथ क्लब कर दिया. नेक्स्ट इज सेक्शन 125 मेंटेनेंस. हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में, सबने पढ़ा हुआ है. एक फादर को क्या मेंटेन करना होता है अपने चाइल्ड को, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं माइनर की मेंटेनेंस एंड मेजर की मेंटेनेंस. अब माइनर भी दो तरीके के होते हैं, अनमैरिड जो आपके साथ ही रह रहे हैं अनमैरिड चिल्ड्रन, या फिर मैरिड चिल्ड्रन जो अपने हस्बैंड या वाइफ के पास चले गए हैं. सो अनमैरिड फादर इज लाइबल, इसलिए ग्रीन टिक है, फादर की लाइबिलिटी है उसको मेंटेन करना. लेकिन मैरिड है तो जीआर मतलब जनरल रूल, जनरल रूल है फादर की लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए रेड टिक. ग्रीन टिक हस्बैंड की लाइबिलिटी है. बट फिर एक एक्सेप्शन है, अगर हस्बैंड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो वापस से बाउंस बैक होकर फादर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये तो हो गया माइनर की बात. मेजर में अगर देखें तो मेजर है और हेल्दी है, भाई आप अपनी खुद की जिम्मेदारी है, फादर कोई आपको मेंटेनेंस देने के लिए बाधित नहीं है. बट अगर आप फिजिकली एंड मेंटली अब नॉर्मल है या फिर इंजर्ड है तो फिर से दो बात हो सकती है. या आप अनमैरिड है, देखिए अनमैरिड है तो फादर की ड्यूटी बनती है वो आपको मेंटेन करेंगे. बट अगर आप मैरिड हैं तो फिर फीमेल हैं अगर आप, तो वापस से हस्बैंड की ड्यूटी में चले गए हैं. सो हस्बैंड की लाइबिलिटी है, फादर की लाइबिलिटी नहीं है. फीमेल के आगे रेड टिक है, इसका मतलब हस्बैंड की लाइबिलिटी नहीं है. मेल के आगे ग्रीन टिक है, इसका मतलब मेल जो कि मैरिड है लेकिन फिजिकली एंड मेंटली अब नॉर्मल है और मेजर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फादर के ऊपर है. तो एक ही चार्ट में हमने बहुत सारे प्रोविजंस को क्लब कर दिया एंड माइंड मैप बना दिया. इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिवाइज एंड इजी टू आल्सो रिप्रोड्यूस एंड राइट. Next technique, and is obviously one of my favorites, just find law in everyday life. This is how, it just helps you remember all the concepts better. So, for example, Tere Vaste Falak Se Main Chand Launga has been a really popular song these days. But what the girl here needs to understand is that this promise that has been made by this boy will not be a binding contract. Why? Because this is an agreement to do an impossible act, that is to bring the moon down, and that is why this agreement is void.
तो इस तरीके के सॉन्ग्स जो हैं, या फिर आप आसपास कुछ ऐसी बात सुन रहे हैं, किसी मुर्दे को हम जिंदा कर देंगे, या फिर कहीं से कुछ खजाना निकाल कर ये कर देंगे, ये सारी की सारी न्यूज़ जो हम न्यूज़पेपर्स पे पढ़ते हैं, जस्ट ट्राई टू फाइंड लॉ इन डेली लाइफ से मेरा मतलब है दैट फाइंड द एग्जैक्ट सेक्शन नंबर्स फ्रॉम द एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स. So Indian Contract Act का section number 56 talks about agreements to do impossible acts are void. So हमारा इस song से वो section revise हो गया. ऐसे बहुत सारे examples हैं, and this is the last technique that I would want to share today, and this has been given to me by my mother. So whenever I used to ask her time, what is the time, and she would say it's 3:35. So simultaneously, she would also tell me 3:35 in IPC is this section, 3:35 in CRPC is that section. तो यही ही आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द टाइम इज 1:15, 1:15 हो रहा है, तो 115 एविडेंस एक्ट में स्टॉपल है, 115 आईपीसी में अबेटमेंट है कॉजिंग डेथ, 115 सीपीसी में रिवीजन है, 115 टीपीए में लीज है. एक ही साथ एक समय देखते हुए आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे सेक्शन नंबर्स रिवाइज कर लिए हैं. So these are few of the techniques that you can use while you sit down to study. If any of it helps you, please let us know in the comment section. If there is any feedback that you want to give, we are open to that also. Constructive criticism, please. And if there are any suggestions that these are the particular topics that you want videos upon. For example, I already have some suggestions from my students, whether should we do LLM, or should we do go for PhD, or time management. So all these things, yes, we are going to make videos upon. But if you have any suggestions, please let us know in the comment section. Thank you so much, all the Novitas, and I hope that these techniques help you. Thank you so much. See you in the next video. Bye.